नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों लगाई फटकार, वहीं सेबी सीबीआई जैसी एजेंसियों पर क्या बोला कोर्ट। उसके बाद हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर यूएस से आई रिपोर्ट पर क्यों मचा बवाल, वहीं कांग्रेस ने क्यों कहा कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी फेल है। उसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत बांग्लादेश विवाद के बीच बांग्लादेश ने अजीत डोभाल को ढाका आने का इनविटेशन क्यों दिया। उसके बाद हम जानेंगे कि राजस्थान में आज ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता पुलिस से जा भिड़े और जमकर प्रदर्शन किया। अब वक्त इन खबरों को परखने का। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े और अहम फैसलों की। सुप्रीम कोर्ट के कुछ 3 बड़े ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार, सेबी सीबीआई जैसी एजेंसियों और राज्यपाल की शक्तियों पर लगाम लगा दी है। ये फैसले न सिर्फ संविधान की आजादी की रक्षा करते हैं बल्कि जनता के लिए भी एक बड़ा मैसेज देते हैं कि कोई भी संस्था या व्यक्ति न्यायपालिका की आजादी और जनहित के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के मुख्य हिस्सों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये एक्ट ट्रिब्यूनल में नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को लेकर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कानून न्यायपालिका की आजादी और शक्तियों के सेपरेशन के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। यानी सरकार न्यायपालिका के काम में दखल दे रही थी, जो संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले भी इसी तरह के प्रावधान अध्यादेश के जरिए लागू किए थे, जिन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब फिर से मामूली बदलावों के साथ वही प्रावधान लागू करने की सरकार ने कोशिश की। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। अब ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति और काम करने की शक्ति फिर से पुराने नियमों के हिसाब से तय होगी, जब तक कि सरकार संविधान के अनुरूप कोई नया कानून नहीं लेकर आती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने का टाइम भी दिया कि वो एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाए जो ट्रिब्यूनल की आजादी और उसकी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। दूसरा बड़ा फैसला इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मामले में आया है। यहाँ आरोप है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत सारी फाइनेंशियल गलत चीजें की हैं, जैसे कि फंड की हेराफेरी और कंपनी के पैसे का गबन, और याचिकाकर्ताओं ने जांच के लिए कहा कि एसआईटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर निष्क्रियता पर भी कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि जब संपत्ति जब्त करके बेचने की बारी आती है तो सेबी कहता है कि ये केवल उसका राइट है, लेकिन जब गंभीर मामलों की जांच की बात है तो वो पीछे हट जाता है और कहता है कि उसके पास शक्ति नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर सेबी के पास कार्रवाई की शक्ति नहीं है तो उसके अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी जिस तरह से 30 करोड़ की संपत्ति कुछ लाख में बेच देता है तो वो भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई और कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय पर भी कोर्ट ने ढीले रवैये के लिए सवाल उठाए। जज ने सीबीआई के इतने दोस्ताना रवैये पर हैरानी जताई, खासकर तब जब मामला सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का है। कोर्ट ने कहा कि अगर 10% आरोप भी सही है तो बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेन देन हुए हैं, शक पैदा होता है, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर से ही अन्य एजेंसियां ईडी, एसएफआईओ से भी अपनी जांच मजबूत कर सकती हैं। कोर्ट ने अब इन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। सीबीआई ने नया हलफनामा मांगा क्योंकि ईडी जल्द ही सीबीआई को एक विस्तृत शिकायत पत्र देने वाला है। एएसजी ने आश्वासन दिया कि सीबीआई निदेशक सभी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाएंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि वो ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ पेश करे। यह अधिकारी बताएगा कि ईडी की शिकायत पर क्यों ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है।
अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की आई एक रिपोर्ट के बारे में। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक एनुअल रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई है और इसमें पाकिस्तान को भारत से ज्यादा मजबूत दिखाने वाली विवादास्पद टिप्पणियां की गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां कई मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का क्रेडिट लिया, वहीं उनके देश के एक प्रमुख आयोग की रिपोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा और विवादास्पद दावा किया है। हाल ही में जारी एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिनों के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत को हराया था और इसके अलावा रिपोर्ट में पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला नहीं माना गया, बल्कि इसे एक विद्रोही हमला बता दिया गया। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन द्वारा जारी की गई इस 800 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ने इस युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को दुनिया को दिखाने और उनका लाइव वॉर टेस्ट करने के लिए किया। युद्ध के बाद चीन ने दुनिया भर में अपने हथियारों का गुणगान किया और दावा किया कि पाकिस्तान ने इन हथियारों को उपयोग कर भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया। रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी हासिल हुई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उस दावे का भी जिक्र किया गया जिसमें उसने 6 भारतीय फाइटर जेट, जिसमें राफेल जेट भी शामिल है, उन्हें गिराने की बात कही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान सिर्फ 3 भारतीय विमान गिराए गए। इसके अनुसार इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइलें और J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। भारत ने पहले भी दावा किया कि चीन से मिली खुफिया जानकारी को पाकिस्तान ने इस युद्ध में इस्तेमाल किया था। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया था। बता दें कि USCC रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टी द्वारा बनाया गया एक अमेरिकी कमीशन है। ये चीन अमेरिका के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की निगरानी करता है और हर साल चीन के कामों और दुनिया पर उसके प्रभाव की रिपोर्ट पेश करता है। इसकी इस साल की रिपोर्ट में इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध के बारे में बताया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और जयराम रमेश ने सवाल किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दावे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के 60 बार किए गए दावों को लेकर सरकार की किरकिरी हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के दावों पर कभी सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन रमेश ने कहा कि यह रिपोर्ट कूटनीति के लिए एक और गंभीर झटका है। बहरहाल अब यह देखा जाएगा कि भारत सरकार इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहती है। वहीं अब बात करते हैं दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद और अन्य लोगों की आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में, जहां एक तरफ उमर खालिद के मामले में सुनवाई को बार बार टाला जा रहा है, हर बार के लिए नई तारीखें दी जा रही हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक बार इस मामले पर सुनवाई हुई। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज फिर विरोध किया। सरकारी वकील SV राजू ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन साधारण धरना नहीं थे, बल्कि सत्ता परिवर्तन की गहरी मंशा के साथ किया गया था और ये एक सुनियोजित चक्का जाम था। वकील ने एक संरक्षित गवाह के बयान का हवाला दिया, जिसके अनुसार उमर खालिद ने 13 दिसंबर 2019 को ही शर्जिल इमाम और अन्य को शाहीन बाग तथा जामिया में सड़कें जाम करने का निर्देश दिया था और प्रदर्शनकारियों से सही समय पर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का ध्यान खींचने के लिए रची गई थी और इसके लिए जैक जैसे समूहों ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को 24/7 विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। SV राजू ने शर्जिल इमाम का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह आरोपी खुद को बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, पर वो आम अपराधियों से कई ज्यादा गुना जो है वो खतरनाक है, क्योंकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके झूठी कहानी करते हैं। वहीं ये तमाम दलीलें जो थी आज कोर्ट के अंदर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उमर खालिद और अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर अब तक फैसला क्यों नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, इतने लंबे वक्त से उमर खालिद का ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और फिर आज एक बार कोर्ट ने इस मामले को अगले दिन के लिए टाल दिया। बहरहाल देखा जाएगा कि अगली सुनवाई में इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
और वहीं बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस वक्त काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी है और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच अगस्त 2024 में इस्तीफा देने के बाद हसीना ने भारत में शरण ले ली थी, जिसके कारण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। इस सजा के तुरंत बाद बांग्लादेश ने भारत से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को तुरंत सौंपने की औपचारिक मांग कर डाली है। इस तनावपूर्ण परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की। ये मुलाकात कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव नामक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की बैठक से हुई। ये मुलाकात कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव नामक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की बैठक से ठीक पहले हुई, जो चीन के लिए बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु तो महत्वपूर्ण है। दोनों एनएसए ने इस बैठक में सीएससी के कार्यों के साथ साथ हसीना के प्रत्यर्पण जैसे प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान रहमान ने डोभाल को ढाका आने का इनविटेशन दिया, जो संकट के बीच संवाद जारी रखने का एक संकेत तो बताता ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को वापस देगा या फिर और जिस तरीके से अजीत डोभाल को इनविटेशन दिया गया है बांग्लादेश आने का, क्या अजीत डोभाल जो है वो बांग्लादेश जाएंगे? अब बात करते हैं जयपुर में हुए कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की। आज जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं इस दौरान वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था और फसलें खराब होने पर मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मामले को लेकर उदय भानु वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो इस खुद प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आक्रमण बीजेपी पुलिस से हमें करवा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लोकतंत्र को होने देंगे। भारत का हर एक यूथ कांग्रेस का साथी, भारत का हर एक युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। देश के लोकतंत्र को अंधकार में नहीं जान दे सकते। जितना मर्जी बल पुलिस के नाम से बीजेपी लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे वोट चोर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में डीसीपी दक्षिण जयपुर राजश्री राज वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज यहाँ शहीद स्मारक पर इनका धरना प्रदर्शन था। हमारी तरफ से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था थी। इनको चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर केवल धरना करने की अनुमति है, आगे ना बढ़े। वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वाटर कैनन का हमने इस्तेमाल किया। करीब 150 लोगों को हमने डिटेन किया है। आगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।